press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ DAV बुक के क्लास 8 के थर्ड चैप्टर को, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस इन लोग को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेम टाइप के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर ये लोग सेम टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनेंगे तो ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे बताया गया है कि अभी तक 118 एलिमेंट्स को ढूंढा जा चुका है, लेकिन सभी को अगर हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा वैसा करना। तो इसलिए उनके बांटा गया है दो कैटेगरीज में, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल का। तो इन सब्सटेंसेस को मेटल एंड नॉन मेटल पे बांटा गया है दो प्रॉपर्टीज़ के कारण, जो कि है एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब बात करते हैं हम लोग मेटल्स के बारे में। तो मेटल जो होते हैं वो कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम वो मेटल है जो सबसे ज़्यादा अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, और उसके बाद आयरन है मेटल जिसको सबसे ज़्यादा ढूंढा जाता है, मतलब पाया जाता है। उसमें भी दो टाइप के मेटल्स होते हैं, एक होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स और एक होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल्स कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से दूसरे मेटल्स के साथ या फिर दूसरे वस्तुओं के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है हाई रिएक्टिव मेटल्स का: सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और जिंक, जो कि इनके नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि कंपाउंड फॉर्म में इनको पाया जाता है। यानी कि ये ऑक्साइड से मिलकर बने हुए होंगे या सल्फाइड से, कार्बोनेट से, या फिर किसी अलग सब्सटेंस के साथ ये मिलकर पाए जाते हैं, अकेले कभी नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। और एलिमेंटल फॉर्म बोलने का मतलब ये है कि वो लोग प्योर होते हैं, ठीक है, सेम काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल को बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में नॉन मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ही इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हमेशा O2 की मात्रा में पाया जाता है, और नाइट्रोजन भी N2, ये बस O के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीजन के लिए O2 होना ज़रूरी है, इसी को बोल देते हैं हम लोग फ्री स्टेट, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि इन लोग को इनके कंपाउंड स्टेट में भी पाया जाता है और साथ साथ फ्री स्टेट में भी। यहाँ पे कंपाउंड बोलने का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्साइड या नाइट्रेट के साथ कॉम्बाइंड होके मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट में से या फिर एटमॉस्फेयर में से बहुत सारे जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ सल्फर को बताया गया है कि वे कंपाउंड में भी पाए जाते हैं और अपने फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड में कैसे पाए जाएंगे? सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, सल्फेट्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, ऐसे ही। और यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट। जो कार्बन से बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो अपने नेटिव स्टेट में पाया जाता है। नेटिव स्टेट यानी कि एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है, प्योर सब्सटेंस के स्टेट में पाए जाते हैं, जैसा कि डायमंड, ग्रेफाइट हो गया। और कुछ उसमें से होते हैं जो कि कंपाउंड में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब इनके टाइप्स हो गए। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है
A mineral is a naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of the earth. यानी कि मिनरल्स वो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब हुआ कि वो ऑर्गेनिक की श्रेणी में नहीं आते, ऑर्गेनिक की श्रेणी में आते हैं, जो कि हो गए हमारी ह्यूमस हो गए, लीव्स हो गए, प्लांट्स के डेड पार्ट्स हो गए, ये सब ऑर्गेनिक के फॉर्म में आ जाएंगे। और इनऑर्गेनिक के फॉर्म में आ जाएंगे जैसे रॉक्स हो गए और भी बहुत कुछ इसी टाइप में आते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि अर्थ के अंदर से निकाला जाता है। और ओर्स होते हैं उसमें से मेटल्स को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। यानी कि जो एल्युमिनियम मेटल होता है उसको हम लोग बॉक्साइट के ओर से निकालते हैं, और आयरन जो मेटल होता है उसको हम लोग हेमाटाइट के ओर से निकालते हैं। तो यही जो सीक्वेंस होता है, जो प्रोसेस होता है जिसमें से ओर में से हम लोग मेटल्स को निकालते हैं, उसी को मेटलर्जी बोला जाता है, मेटलर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी निकालने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन डीएवी के बुक में यहाँ पे बस 3 प्रोसेस दिए गए हैं, लेकिन रियलिटी में इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें ये होता है कि हम लोग इस प्रोसेस में जो इम्प्यूरिटीज़ होती है ओर्स में उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद लिखा है रिडक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, हम लोग ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये हम लोग को जो मेटल अब मिलता है वो फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट का मतलब मैंने बता दिया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऑक्सीजन का, जो कि O2 के फॉर्म में हमेशा पाया जाता है। तो वैसे ही ये भी अकेले कभी नहीं पाए जाएंगे रिडक्शन के बाद। उसके बाद हो जाता है हम लोग का रिफाइनिंग, लिखा हुआ है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग मेटल को निकाल लेते हैं ओर से, तब भी उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ बची हुई होती है। तो इसी प्रोसेस से, रिफाइनिंग के प्रोसेस से हम लोग उसको इम्प्योर मेटल को प्योर करते हैं, यानी कि उसको साफ करते हैं और ठीक से बना देते हैं, यानी कि प्यूरीफाई करते हैं। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मेटल्स का बताया गया है फिजिकल स्टेट, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है मरकरी, जो कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि 7th क्लास के बुक में लिखा हुआ है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उतने में ये लोग सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि उतने टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी। तो जैसा कि सॉलिड फॉर्म में अगर हम लोग बात किया जाए तो उसमें कार्बन हो जाते हैं, सल्फर हो जाते हैं, फॉस्फोरस हो जाते हैं, आयोडीन हो जाते हैं। ब्रोमीन या ब्रोमाइन एक ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब पाए जाते हैं हम लोग के गैसियस फॉर्म में। उसके बाद सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1536 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन कहने का मतलब कि वो उसी कैटेगरी में आता है लेकिन इस नियम को पालन नहीं करता है। तो एक्सेप्शन में इसमें आ जाता है कैल्शियम, जो कि एक मेटल है लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट 28.7 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। तो उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर का, जो कि है 119 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम है। लेकिन अगर बात किया जाए इसमें भी एक एक्सेप्शन का, तो वो है डायमंड, जो कि कार्बन से बना हुआ होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से भी ज़्यादा हाई होता है,
जैसा कि यहाँ पे बताया गया है 3723 डिग्री सेल्सियस, जो कि आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग को बात करना है डेंसिटी के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेंसिटी मतलब होता क्या है। तो डेंसिटी मतलब जनरली ये होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा उसके पार्टिकल्स हो, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो उसका ज़्यादा डेंसिटी होता है, क्योंकि वो कम स्पेस में ही ज़्यादा पार्टिकल्स होता है मेटल्स के अंदर। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स का, तो उसमें ज़्यादा स्पेस हो या कम स्पेस हो, लेकिन मेटल्स दूर मतलब कि पार्टिकल्स उसके दूर दूर होंगे, यानी कि डिफिनिट एरिया में मेटल्स के ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे और नॉन मेटल्स के उसी एरिया में कम पार्टिकल्स हो जाएंगे। यानी कि यहीं पे बताया गया ये डेंसिटी में कि मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है और नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक नहीं 2 एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जो कि है सोडियम और पोटेशियम, जिसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, लेकिन ये होते हैं मेटल्स। ठीक है, इनका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से भी कम होता है, यानी कि अगर इसको हम लोग पानी पे रख दे तो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक।